शिकायत की पाई पाई जोड़ कर रखी थी हमने, उसने गले क्या लगाया, सारा हिसाब बिगाड़ कर रख दिया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और मैं अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम लोग टोटल 110 वर्ड है ना, 110 वर्ड ईडियम्स के पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारे ईडियम्स GD23 के पूछे गए हैं। सेकंड चीज, जो भी ईडियम्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो ओरिजिन बेसिस से पढ़। ओरिजिन बेसिस मतलब कि वो आए कैसे, इसका फ़ायदा क्या होगा हमें कि यदि कभी न्यू ईडियम्स आते हैं तो हम उनके प्रति बेहतर सोच कर पाएंगे। दूसरा फ़ायदा होता है इन द लॉन्ग रन, लंबे समय तक हम याद रख सकते हैं। ठीक है, लंबे समय तक याद रख सकते हैं, लंबे समय तक याद रखते हैं। तो इसके ओरिजिन बेसिस से पढ़ने के दो फायदे होंगे। अभी हम लोग टोटल 20 वर्ड्स पढ़ेंगे, समय की थोड़ी किल्लत है मेरे पास, तो चलिए इस चीज़ को डिलीट करते हैं और ये सवाल शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ओरिजिन आपका लिखा होगा, मैं ओरिजिन नहीं पढ़ूंगा, मैं कुछ पॉइंट्स उसके जरूर आपके सामने डिस्कस करूंगा। ये सब आप ओरिजिन जरूर पढ़ें और समझने की कोशिश करें। बाकी मेरी वीडियोज़ को तो आप देख ही रहे हैं। देखिए लिखा हुआ फेस द म्यूजिक, आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। कई बार होता है ना, मैं आपको एक आर्मी का दिखाता हूँ कि जब कोई आर्मी या कोई सोल्जर ठीक से काम नहीं करता था, है ना, तो उसको निकाल दिया जाता था। तो जब निकाला जाता था ना तो उसके लिए ढोल तवाले बासे बजाए जाते थे, है ना, कि जब किसी सोल्जर को निकाला जाता था तो उसके लिए ढोल तवाजे बाजे बजाए जाते थे, यानी उसको फेस द म्यूजिक किया जाता था। यानी किसी सोल्जर को निकालना है तो उसको एक रेफरेंस बोला जाता था कि तुमको फेस द म्यूजिक, कि तुमको जब निकाले जाएगा तो जो ढोल बजता है ना वो तुम्हारा ढोल हम बजा देंगे, है ना। तो फिर इसका दूसरा मीनिंग भी था कि जब कोई स्टेज शो होता था, ठीक है, जब कोई स्टेज शो इस तरह होता था और जो ऑडियंस बैठी है उनको पसंद नहीं आता था, ये जूते चप्पल फेंकते थे, है ना, गाली गलौज करते थे, बोलते थे। तो जो स्टेज शो कर रहा है वो क्या पीछे देखने लगता था, और जब पीछे देखता था इधर गाने बजाने वाले लोग होते थे, है ना। तो ये लोग कोई हारमोनिया बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है। तो क्या ये जो इसका जो डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक बजता था वो सब फेस करना पड़ता था, समझो। आनी जब अच्छा नहीं गाता था तो ऑडियंस क्या करती थी, पत्थर उत्थर मारती थी, जूते चप्पल सब मारती थी। तो जो कलाकार था वो मुड़ जाता था। तो जब मुड़ता था तो उसके पीछे देखता था कि वो क्या कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई बांसुरी, कोई ढोलक बजा रहा है, तो उसका ध्यान भटकता था। यानी यही से सेंस आया कि फेस द म्यूजिक, यानी कंसिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा, है ना। दोनों सेंस में, आर्मी वाले में निकाला था तो ढोल बजाता था, इसका मतलब क्या था कि यू हैव टू फेस द म्यूजिक, मतलब जो दंड है वो झेलना पड़ेगा। वो दूसरे केस में भी देखे तो वहाँ भी यही फेस द म्यूजिक, मतलब आप अच्छा नहीं गा पा रहे हो तो कंसिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं कि लोग चप्पल जूता मार रहे हैं, आपको वो फेस करना पड़ेगा। ठीक, तो यही है फेस द म्यूजिक, टू फेस द अनप्लीजेंट कंसिक्वेंसेज ऑफ एन वन एक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है रॉयल रोड। ठीक है, रॉयल रोड आपने कहीं पढ़ा होगा VIP एंट्री, है ना, बहुत बार पढ़ा होगा। VIP एंट्री मतलब क्या हुआ, है ना, कि वहाँ पर VIP लोग बैठेंगे। VIP लोग बैठने का मतलब क्या होगा कि उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। एक रिजर्व रास्ता होगा, वहाँ से ले जाया जाएगा और वहाँ पर उनको बैठा दिया जाएगा। और जो आम पब्लिक होंगे वो भीड़ में एकदम ठेलम ठेलम घुसेंगे, है ना। और जो VIP लोग होंगे वो सीधा एंट्री होगी उनकी। तो रॉयल रोड मतलब, या फिर रॉयल एंट्री बोल सकते हैं आप। रॉयल एंट्री मतलब कोई तकलीफ नहीं होगी, सीधा इजी एक्सेस मिल जाएगा आपको। तो रॉयल रोड मतलब क्या होगा, अचीविंग समथिंग ट्रबल फ्री। अब इसका ओरिजिन समझिए, ओरिजिन क्या होता था। देखिए पहले ज़माने में क्या था कि जब मालवाहक गाड़ियाँ हो या सामान हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था तो बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। तो वहाँ का राजा क्या किया, एक रोड ही बना दिया, एक सीधा रोड बना दिया, एकदम रॉयल रोड। और यही रॉयल रोड से वो लोग भी आता था, सामान वगैरह का भी, या कुछ भी मूवमेंट वगैरह होता था, कम्युनिकेशन का, ट्रेड का, तो स्विफ्ट मूवमेंट होता था बिना किसी दिक्कत का। तो उसको रॉयल रोड बोला गया। रॉयल रोड क्या क्या दर्शाता है कि एक डायरेक्ट एंड इफिशिएंट रूट टू अचीविंग ए गोल और एक्सेसिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कि जहां तक पहुंचने, जिसको प्राप्त करने में कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए रॉयल रोड बोलेंगे। काश ऐसा रॉयल रोड हम लोगों की ज़िंदगी में भी होता, है ना, कि एक नौकरी लेने के लिए एक रॉयल रोड होता, लेकिन रॉयल रोड ज़िंदगी में नहीं है ना। यू हैव टू फेस द म्यूजिक, द कंसिक्वेंसेज। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है स्पीक एंड स्पैम। कुछ भी इसमें बताने को नहीं है। देखिए समझिए, जब पहले क्या होता था, बोट बनता था, जहाज वगैरह या नाव वगैरह बनते थे इस तरह। ठीक है, इसमें कई जगह नए नए जो इसको हम लोग क्या नील बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में स्पीक भी बोलते हैं। ठीक है, स्पीक। और इसको क्या भूसा, जिसको बोलते थे स्पैन। ठीक है, तो जब कोई नया बोट बनता था ना, उसमें बहुत जगह नील, यानी ऐसे वाला नील, ये वाला नेट, ऐसे ऐसे वाला नील लगाया जाता था, बहुत नया दिया। तो जो नया नया, अभी आपने कभी देखा है कि कुछ घर में बेड वगैरह या पलंग वगैरह फर्नीचर वगैरह बनता है तो उसमें जो कील लगा होता है वो एकदम नया नया दिखता है ना, एकदम नया नया दिखता है। और कई बार जो यहाँ पर छेद या छोटे छोटे छेद उद होते थे, उसमें भरने के लिए भूसे का इस्तेमाल होता था।
जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा नाव बन रहा है और एक छोटी सी लकड़ी में यहाँ पे एक थोड़ा छेद हो तो क्या करेगा, पूरा लकड़ी फेंकने ना देगा, उसमें क्या करेगा, ये जो छोटा साफ सुथरा भूसा है उसको यहाँ रख के फेविकोल दे के भर देगा, है ना। अब सवाल उठेगा फेविकोल उस समय था क्या, होगा कुछ उस समय भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या, तो जब ये नाव इस तरह बनता था जिसमें स्पीक एंड स्पेन का इस्तेमाल किया जाता था तो बहुत सुंदर, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, नया दिखता था, है ना। तो वहीं से एक रेफरेंस आता है कि समथिंग स्पीक एंड स्पैन, मतलब कि वो बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत साफ सुथरा है ना, समझे, ध्यान रखिएगा। तो नॉटिकल ओरिजिन है स्पीक एंड स्पैन, आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ ब्लेज द ट्रेल, अब इसका मतलब समझिए, ब्लेज द ट्रेल, मैं यहाँ पर इसका पहले मतलब बताता हूँ। ब्लेज द ट्रेल मतलब होता है बी फर्स्ट टू डू समथिंग इंपॉर्टेंट। देखिए ये लिखने का तरीका बहुत बार बदलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है पायोनियर, मतलब पीछा करना, किसी के दिखाए निर्देश पर चलना। अ लीड द वे इन ए पार्टिकुलर वे, लीड द वे इन ए पार्टिकुलर इंडिवर और फील्ड, मतलब कोई नया रास्ता ढूंढना। सिंपली ब्लेज द ट्रेल मतलब क्या होगा कि एक नया रास्ता ढूंढना जो आपको मतलब आपके लिए सुविधा का काम करे, है ना। एक नया रास्ता ढूंढना, ब्लेज द ट्रेल, कुछ इनोवेटिव काम करना, इसका मतलब ये भी बोल सकते हो कि ब्लेज द ट्रेल मतलब क्या होता है, कुछ इनोवेटिव काम करना। अब समझिए इसका ओरिजिन कैसे आया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि ब्लेज द ट्रेल सिंपल मतलब होता है फर्स्ट टू एक्सप्लोर इनोवेट इन सर्टेन एरिया, ठीक है। देखिए समझिए ब्लेज मतलब क्या होता है, मार्क। देखिए ये जो है ना, ये मार्क, इसको ब्लेज बोलते हैं। आपको पता होगा कि पहले ज़माने में लोग जंगल जाते थे और घना जंगल होता था तो लोगों को डर होता था कि वो क्या खो जाएंगे, तो क्या करते थे, पेड़ों पे इस तरह का मार्क कर देते थे, पेड़ों पे इस तरह का मार्क सिंपली बोलिए ब्लेज कर देते थे। इसका फ़ायदा क्या होता था, इससे वो रूट तय करते थे कि मान लीजिए यहाँ पर एक पेड़ है तो यहाँ पर एक मार्क कर दिया कि ऐसे जाओ, फिर ये ऐसे गया, फिर यहाँ पर एक पेड़ मिला, फिर यहाँ पर एक ऐसे मार्क कर दिया तो फिर ऐसे जाओ, यानी यहाँ पर एक क्या किया, ब्लेज किया। और जैसे जैसे ब्लेज किया उसकी तरह के क्या एक रास्ता भी तैयार करता गया है, वो एक रास्ता तैयार किया रास्ता, और यही रास्ता को ट्रेल बोला जाता था, है ना। यानी वो क्या किया कि ब्लेज एंड ट्रेल करते हुए कुछ इनोवेशन किया, कुछ रास्ते का इनोवेशन किया, कुछ तरीका ढूंढा, है ना, कुछ तरीका ढूंढा। तो यहीं से इसका मीनिंग बनता है कि ब्लेज द ट्रेल मतलब कुछ इनोवेटिव करना, कुछ नया रास्ता ढूंढना, है ना, कुछ एक्सप्लोर करना, कुछ पायनियर करना, ठीक है। कुछ नए रास्ते ढूंढने का सेंस आता है, कुछ इनोवेटिव करने का सेंस आता है, वहां ब्लेज द ट्रेल मतलब कुछ ढूंढो, ठीक है। देखिए कीप या स्ट्रेट फेस, मैं आपको इसमें जो भी ओरिजिन लिखा हुआ है मैं उस चीज़ को ना पढ़ते हुए मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ। कीप या स्ट्रेट फेस क्या होता है कि आप जब बचपन में क्लासरूम में बैठे होंगे ना, तो आपके टीचर मान लीजिए डंडा स्टिक लेकर इस तरह, मैं शायद इसका पिक्चर नहीं होगा मेरे पास, स्टिक लेकर एक बच्चे को हाथ में मार रहा होगा, तो सारे बच्चे जो आसपास है वो क्या करेंगे, हंसेंगे। सोचिए मान लीजिए टीचर एक बच्चे को मारा, सारे बच्चे हंसेंगे, नहीं हंसेंगे। सारे बच्चे क्या करेंगे, एकदम सीधा इस तरह स्ट्रेट खड़ा रहेंगे, स्ट्रेट बैठे रहेंगे, स्ट्रेट खड़ा या बैठे रहेंगे, एकदम चुपचाप शांत। बगल वाला पिटा रहा है, मजाक बन रहा है, मुर्गा बन रहा है, कोई फायदा नहीं, पर एकदम स्ट्रेट द फेस। मतलब जो इन्वायरमेंट का इमोशन है, इमोशन को कंट्रोल करके रखा है ना। जो अपना इमोशन है, जब बगल वाले को मार रहा था हंसता है ना, बगल वाले को मुर्गा बनाया तो हंसता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इमोशन कंट्रोल करके रखा है, एकदम स्ट्रेट फेस। मतलब क्या हो रहा है इन्वायरमेंट में, कोई इमोशन से, मान लीजिए बगल में गाड़ी आया, एक्सीडेंट हो गया, कीप अ स्ट्रेट फेस, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसमें हम लोग इससे पहले वाला में पढ़े थे कि हेयर का स्टैंड ना होना, है ना, नॉट स्टैंड ए हेयर, इस तरह कुछ करके पढ़े थे कि जो बाल खड़े नहीं हो रहा था। तो वही कीप अ स्ट्रेट फेस मतलब भावना, मतलब परिस्थितियों का कोई प्रभाव ना पड़ना, ठीक है। चलिए ठीक, देखिए तो कीप या स्ट्रेट फेस, कीप लुक सीरियस थ्रू यू वांट टू लाफ, है ना, मतलब जहां पर आपको लगे कि थोड़ा हंसना है वहां पे आप सीरियस हो जाना, थोड़ा जैसे बच्चे को मार रहा था आप सीरियस हो गए, शांत हो गए, ठीक है। तो कीप मीन्स टू मेंटेन या सीरियस और कंपोज फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन को शांत बनाए रखना, ठीक है। चलिए देखिए एक और मैं इसका पिक्चर दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि व्हेन माय बॉस डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज ए जीनियस, मतलब जब बॉस अपने आप को जीनियस बोला, आई कुडंट कीप अ स्ट्रेट फेस, कि मैं स्ट्रेट फेस रख नहीं पड़ा। देखिए जैसे हंस गया, जैसे बोला ना बगल वाला कि मैं तो बहुत जीनियस हूँ, जैसे गधा बोल दे आई एम जीनियस, तब बगल वाला क्या बोलेगा, गधा बोल दे जीनियस, आई एम जीनियस, तो बगल वाला हंसेगा कि चुपचाप रहेगा, हंसेगा। तो मतलब नॉट कीप ए स्ट्रेट फेस, मतलब स्ट्रेट फेस नहीं रखा, मतलब शांत फेस नहीं रखा, ठीक है। चलिए एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, आपने हॉलीवुड मूवी में देखा होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। हॉलीवुड मूवी में आपने देखा होगा इस तरह की चीज़ कि क्या होता है कि एक लड़की होती है, मान लीजिए कार रेसिंग हो रहा है, ठीक है। एक लड़की होती है बीच में खड़ी होती है, यहाँ पे दो कार लगे होते हैं, है ना, यहाँ पर मान लीजिए दो कार होते हैं,
इन दोनों के बीच में क्या होना है, रेस होना है। तो ये लड़की क्या करती है, इसके पास कुछ रुमाल होता है या कैप वगैरह होता है, ये क्या करती है, गिरा देती है। और जैसे गिराती है तैसे ही दोनों कार चलना शुरू कर देते हैं एकदम तेजी से, है ना, तेजी से। मतलब क्या हुआ कि एट द ड्रॉप ऑफ हैट और रुमाल, कि जैसे ही जो हैट है इस तरह गिरा या रुमाल गिरा, वो दोनों गाड़ियां क्या चलना शुरू कर देगी। यानी विथआउट डिले काम शुरू करना, इमीडिएटली काम शुरू करना, यहां से ये सेंस निकलेगा। ठीक है, तो एट द ड्रॉप ऑफ हैट मतलब डू टू समथिंग इमीडिएटली विथआउट हेसिटेशन या विथआउट एनी डिले, इमीडिएटली कोई काम करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है ओन द कार्ड्स। आप फिल्मों में भी या दैनिक जीवन में भी देखा होगा कि कुछ भविष्य वक्ता होते हैं, कुछ जो भविष्य बताते हैं, वो ऐसे कार्ड की पत्ती रख के बोलते हैं एक कार्ड निकालो। एक कार्ड जब हम लोग निकालते हैं ऐसे, तो बोलता है कि देखो बच्चा, आने वाले वक्त में तुम्हारे लिए ये होगा वो होगा, है ना, वो भविष्य बताते हैं कार्ड देख के। तो समथिंग ऑन द कार्ड मतलब क्या है, समथिंग कुछ होने वाला है ऐसा बोलना, है ना। समथिंग कुछ होने वाला है, फ्यूचर रेफरेंस ही तो दे रहा है। जब कोई कार्ड निकाल कर बताता है कि देखो तुम्हारी शादी कल हो जाएगी, तो मतलब क्या है कि वो एक इमिनेंट एक्शन है, मतलब भविष्य के किसी एक्शन को वो एंटिसिपेट करता है ना। लाइकली टू हैपन, ऑन द कार्ड्स का मतलब हो जाएगा समथिंग लाइकली टू हैपन, एंटिसिपेटेड टू अकर इन द फ्यूचर। ऑन द कार्ड मतलब हो गया, ऑन द कार्ड से जो निकलता है वो लोग क्या भविष्य तो बताता है। तो लिटरली ऑन द कार्ड्स का मतलब हुआ कि समथिंग प्रोबेबल, ये तो होगा नहीं कि जो होने वाला है, ऑन द कार्ड वही हो सकता है ना। वो भविष्य भूतकाल तो बताता नहीं, वो क्या होगा वो बताता है। देखिए, इन द फास्ट लेन समझिए कि अमेरिकन अमेरिकन स्लैंग है कि वहाँ पे सड़कें बहुत ज़्यादा है, समझे। आजकल आपने देखा होगा कि सड़कें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो एक दो सड़क होता है ना कि वो नॉर्मल होता है, मतलब उसमें गाड़ी चलाइए, ब्रेक व्रेक सब लगे। लेकिन एक फास्ट लेन होता है जिसमें ब्रेक आपको लगाना ही नहीं है, ब्रेक लगाना नहीं है, रुकना नहीं है, बहुत कुछ, है ना, एकदम फास्ट लेन यहाँ पर मतलब काम फास्ट होगा। ठीक है, आपने देखा होगा खाली में वो हुआ है डीएफओ करके कुछ है ना, डीएफओ जिससे मालगाड़ियाँ गुजारी जाती है। आपको पता होगा कि पहले क्या होता था, जब मालगाड़ियाँ ट्रेन की गुजरती थी तो वो महीनों लगा देती थी, क्योंकि वो भी पैसेंजर वाले ट्रैक पर चलती थी, पैसेंजर वाला तो वैसे ही भीड़ है। तो क्या किया, मालगाड़ी के लिए एक अलग लाइन बना दिया गया, डीएफओ लाइन करके कुछ इस तरह होता है ना। उसमें क्या होता है, सिर्फ मालगाड़ी चलेगा, सिर्फ मालगाड़ी, तो कोई रुकावट नहीं है, धनाधन एकदम फास्ट लेन हो गया ये, है ना, एकदम फास्ट लेन हो गया, तेजी से जाएगी तेजी से आ जाएगी, समझो। तो इन द ग्रेट एक्साइटमेंट, अब यहाँ पर तो इसका एक अर्थ निकला नहीं, ठीक है, इसका ये अर्थ तो निकला नहीं यहाँ पे, लेकिन यही होगा कि जो काम तेजी से हो रहा है ना, मतलब इफिशिएंटली हो जा रहा है एकदम, है ना, उसके लिए हम फास्ट लेन का इस्तेमाल करें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रैपिड ग्रोथ दिखाता है ना, लीडिंग टू ए हैक्टिक लाइफ। द फ्रेज इमेजिन ए फास्ट हाईवे एक्सप्रेसेस विथ स्पीडिंग व्हीकल एंड पुटिंग सेफ्टी मेजर इन द बैक सीट। कि मतलब इन द फास्ट लेन का मतलब हो गया कि आपको कोई ग्रोथ दिखाएगा तेजी से, है ना। इसका एक पिक्चर में दिखाता हूँ आपको, होगा देखिए। इन द फास्ट लेन एक्साइटिंग एंड स्लाइटली डेंजरस, कि आप एक ऐसे लेन पर जाओ जो बहुत फास्ट चल रहा है, तो वो कहीं क्या होता है, डेंजरस भी हो सकता है, एक्साइटिंग होता है, वाह जल्दी पहुंचा दिया एकदम, है समझो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, फास्ट लेन का याद रखिएगा। फास्ट लेन मतलब सिंपली होता है कि समथिंग एक्साइटिंग तो है, डेंजरस भी है ना। देखिए, पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, 100 पेनी बराबर होता है 1 पाउंड। ठीक है, 100 पेनी बराबर क्या होता है, 1 पाउंड। ठीक है, अब समझिए, हम लोग के जनरल हम लोग कहावत है, हम लोग दूसरा कहते हैं कि महंगा एक बार और सस्ता बार बार, सस्ता बार बार, सस्ता बार बार, सस्ता बार बार। वही इंग्लिश में मतलब है पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, कि जहाँ खर्चा करना था पाउंड का वहाँ फुल बना दिए, और जहाँ और पेनी का खर्चा कर दिया, और पेनी पे आप वाइज बन रहे हैं, समझो। अब इसको ऐसे समझिए कि आपको कोई जूता खरीदना है, या आपको कोई मान लीजिए कूलर खरीदना है, आप कूलर खरीद लिए 2-3 हज़ार रुपया वाला, आपने क्या किया, पेनी खर्च किया, आपने क्या किया, बुद्धिमानी प्रस्तुत करने की कोशिश की कि चलो 3-4 हज़ार रुपया बच गया। आपने क्या किया, कूलर खरीदा 2-3 हज़ार रुपये में, और आप क्या सोच रहे कि वाह चलो 4-5 हज़ार रुपये बच गया, आपको लगा कि आपने बुद्धिमानी वाला काम किया है, ठीक है। लेकिन वो जब कूलर खराब हो जाएगा तो आप उसको बनाने में आपको 2-3-5 हज़ार का खर्चा लग जाएगा, तो वहाँ क्या हो गया, आपका बेवकूफ़ी हो गया। अगर कोई चीज़ का 2 हज़ार की जगह आप 6 हज़ार खर्चा कर दिए, आपने पाउंड का खर्चा किया, आप समझोगे यार बेवकूफ़ बन गए, महंगा ले लिया, ये ले लिया। दैनिक सी चीज़ हम लोग सोचते हैं कि कहीं जाके महंगा चीज़ खरीद लेते हैं, समझते हैं मूर्ख बन गए थोड़ा, है ना। तो यही चीज़ यहाँ कह रहा है कि पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। पेनी वाइज मतलब सस्ता खर्चा करके आप आप बुद्धिमान बन रहे हो, और महंगा खर्चा करके आप सोच रहे हो बेवकूफ़ बन रहे हो, है ना। तो यही लिखा हुआ है कि केयरफुल इन ट्रिवियल मैटर बट वेस्टफुल इन लार्ज, है ना। ठीक है।
देखिए लिखा हुआ है पेनी वाइज पाउंड ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड एंड इट इज यूज्ड इन बोथ इन इट रिफर टू समवन हु इज केयरफुल एंड थ्रिफ्टी थ्रिफ्टी मतलब कंजूस है विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी बट वेस्टफुल एंड इम्प्रूवमेंट विथ लार्जर सम। ठीक है कि जो कम खर्चे करने में बहुत सावधानी बरतता है और जो ज़्यादा खर्चा करने में बेवकूफ़ी करता है। ठीक है याद रखिएगा केयरफुल इन ट्रिवियल मैटर्स बट वेस्टफुल इन लार्ज कि बहुत जो जो चीज़ खरीदनी होती है जो कम दाम में खरीदनी होती है उसमें वो केयरफुल रहता है मतलब ज़्यादा पैसा लगाना ही नहीं चाहता और जिसमें ज़्यादा पैसा लगता है उसमें बर्बाद करके आ जाता है। ठीक है आपको मैं ये चीज़ फिर से समझाता हूँ कि लिखा हुआ है कि पेनी वाइज एंड पाउंड सर्व एज ए कॉशनरी रिमाइंडर टू कंसीडर द बिगर पिक्चर एंड लॉन्ग टर्म कंसेप्ट ऑफ फाइनेंस रेदर देन फोकसिंग सोलली ऑन इमीडिएट सेविंग। इस सेविंग पर नहीं सोचना है अपना भविष्य भी सोचना है ना। ठीक है तो आप यही याद रखिए कि ट्रिवियल मैटर पर वो कंसर्न होता है ना और लार्जर मैटर पर क्या उसको लगता है जैसे हम फूल बन जा रहे हैं। तो याद रखिएगा इससे कि इसका मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या होगा वो इस लाइन में लिखा हुआ है कि द फ्रेज इंप्लाई दैट वाइल पर्सन सेव मनी इन द शॉर्ट टर्म बाय बीइंग फ्रूगल कि कम खर्चा करके यानी पैनी खर्चा करके उसको लगता है कि वो वाइज बन गया है ना पैनी खर्चा करके उसको लगता है वाइज बन गया बट दे अल्टीमेटली एंड अप लॉसिंग मोर मनी इन द लॉन्ग रन ड्यू टू दियर पुअर डिसीजन कि लॉन्ग रन में उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है यानी पाउंड फुलिश होता है ना यानी पैनी में लगता है खर्चा करके उसको फायदा हुआ है लेकिन पाउंड फुलिश होता है मतलब बड़ी मात्रा में फिर आगे जाके खर्चा करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए शुरुआत में कोई बीमारी हो जाए तो एक दो गोली मत खाइए एक दो गोली करके पैसा मत बचाइए जाके डॉक्टर से इलाज कराइए थोड़ा बड़ा खर्चा होगा लेकिन ठीक होगा। तो छोटा छोटा खर्चा करके आपको लगता है कि पैनी खर्चा करके हम वाइज बन गए लेकिन पाउंड में आप फुलिश बन रहे हो। ठीक है ध्यान रखिएगा। तो केयरफुल इन ट्रिवियल बट वेस्टफुल इन लार्ज ये छोटे छोटे मैटर पे तो आपको लग रहा है केयरफुल है लेकिन आप एक बड़ा खर्चा करने जा रहे हो। देखिए बी राइडिंग है आप एक हॉर्स को देखिए पहले ज़माना की मतलब जो राजा वगैरह होते थे वो घोड़ों पर जाते थे है ना घोड़ा उनके लिए आने जाने का माध्यम होता था। ये क्या अमीरी का शोकेस करता था अमीरी एफ्लुएंसी का शोकेस करता था एफ्लुएंसी रिचनेस का शो करता था है ना। तो वो ये हाई राइड मतलब तरक्की में होना इसका सिंपल मतलब हो जाएगा कि तरक्की में होना। ठीक है बी हाई राइडिंग हाई का मतलब क्या हो जाएगा बी वेरी सक्सेसफुल होना। ठीक है जैसे किंग लोग है कोई राजा लोग है वो क्या है सक्सेसफुल है। ठीक है चलिए ठीक नेक्स्ट लिखा हुआ है विशियस साइकिल का जैसे आपको मैं एग्जांपल में समझाता हूँ कि आपने दवा खरीदी मान लीजिए आपको कुछ टूथ है दांत में दर्द है आपने क्या किया आप दांत में दर्द क्या करोगे आप पहला शुरू जाओगे आप लोग जैसे नीम वगैरह है आयुर्वेदिक दवा लोगे है ना उससे भी ठीक नहीं होगा तब तक दांत दर्द और बढ़ जाएगा। तब आप क्या करोगे एक दो मेडिसिन लो लोगे दर्द की दवा की। अब उससे भी ठीक नहीं होगा तो आप फिर क्या करोगे आपका फिर दर्द बढ़ जाएगा ठीक तो हो नहीं रहा तो आप क्या करोगे फिर डॉक्टर के पास जाओगे। अब डॉक्टर के पास जाओगे कुछ साफ सुथरा करने के लिए बताएगा मान लीजिए उससे भी ठीक नहीं होगा तो फिर बोलेगा आप दांत का बाड़ो है ना दांत का बाड़ो। ठीक है तो क्या आप देख रहे हो एक विशियस साइकिल है ना कि एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम को जन्म दे रहा है ना यदि समय रहते उस पर ठीक से काम नहीं किया गया। इसको दूसरा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास लोन बहुत है आपने लोन ले रखी है आपको मान लीजिए पैसों की जरूरत है मान लीजिए आपको पैसों की जरूरत है। एक पहला दिक्कत था पैसों की जरूरत आपका आपने क्या किया डेप्ट ले लिया लोन ले लिया। ये आपका सेकंड दिक्कत हो गया क्योंकि अब आपको पैसा इसको भरना पड़ेगा और साथ में इसका ब्याज भी देना पड़ेगा है ना। यानी आपने सेकंड प्रॉब्लम पाल ली। पहला प्रॉब्लम क्या था पैसों की दिक्कत था दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि आपने कर्ज ले लिया उसमें पैसा भी देना है ब्याज भी देना है। तीसरा प्रॉब्लम ये हो गया कि पैसे खर्च हो गए अब पर आपकी आमदनी तो नहीं बढ़ी नहीं बढ़ी और फिर पैसों की जरूरत आने पड़ी। तीसरी दिक्कत आप देखो एक विशियस साइकिल है यानी जब एक खराब चीज चल रहा है ना तो बस वो एक दूसरे को उकसाते रहता है। एक यहाँ खराब हुआ तो फिर वो उसको उकसा दिया। जैसे समझिए गाड़ी में भी एग्जांपल ले सकते हो कि गाड़ी में मान लीजिए एक चीज़ खराब हुआ अब नहीं बना है फिर दूसरा चीज़ खराब हो जाएगा उसके चक्कर में फिर तीसरा चीज़ खराब हो जाएगा है ना। तो ये जैसे इंजन में मोबिल आप बदलो ही नहीं तो इंजन खराब हो जाएगा फिर जहाँ 200-250 का खर्चा होना चाहिए वहाँ आपका 10-12-15 हज़ार का खर्चा हो जाएगा। मेरे साथ हुआ है तो एक विशियस साइकिल है। ठीक है चलिए ठीक है तो व्हेन वन प्रॉब्लम काजेज अनदर प्रॉब्लम ध्यान रखिएगा। चलिए आगे 24 द गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब होता है बोलना गैप मतलब टॉक करना चैटर करना। ठीक है तो जो बोलने में उसको भगवान जी से गिफ्ट मिला हुआ है ना गॉड से गिफ्ट मिला हुआ है यानी जो बोलने में बहुत कुशल है उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग ध्यान रखिए। ठीक है नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है कि ये तो मैंने बताया हुआ है आपको पहले कि पुल समवन्स लेग मतलब उसका क्या मजाक बनाना है ना
टीजिंग और मेक फन। देखिए जैसे मैं पिक्चर से दिखाता हूँ आपको। देखिए ये है, बगल वाला मारने जा रहा, बचपन में देखा होगा कि बगल वाला मारे उसका पैर पकड़ के हंसते थे हम लोग, है ना, मतलब उसको टीज करते थे, फन करते थे, वाह नहीं मार पाया। दूसरी चीज देखिए कट कॉर्नर। कट कॉर्नर मतलब होता है टेक शॉर्टकट। टेक शॉर्टकट, टेक शॉर्टकट, टेक शॉर्टकट। जैसे होता है कई बार हम लोग पहाड़ से उतर रहे होते हैं तो पहाड़ का रास्ता ऐसे गोल मटोल होता है, लेकिन कई बार हम सोचते होते हैं कि चलो सीधे उतर जाते हैं, तो टेक शॉर्टकट, है ना, टेक शॉर्टकट। हमने कॉर्नर कट कर दिया, ठीक है, कॉर्नर कट कर दिया। जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर रास्ता है, आप यहाँ से आपको यहाँ जाना है, तो एक तरीका है कि आप यहाँ से यहाँ जाओ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कट कॉर्नर, यानी गली गुच्छा से घुसते हुए निकल जाते हैं, तो क्या करते हैं कट कॉर्नर्स, यानी कॉर्नर को कट कर देते हैं, हमने टेक शॉर्टकट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए ये सवाल है, बेटर द डेविल यू नो देन द डेविल यू डोंट नो। मतलब सिंपल कह रहा है कि खतरा का जानकारी होना ज्यादा अच्छा है कि खतरा का जानकारी ना होना। ठीक है, समझे, इट इज यूज्ड टू बी नॉन बैड सिचुएशन देन बीइंग अननोन और सिचुएशन। समझे, ये इतना ही रखिए, कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, विल ऑफ द विस्प। देखिए विस्प मतलब क्या होता है ना, कि लाइट का गुच्छा बोलते हैं इसको, लाइट का गुच्छा, लाइट का गुच्छा। जैसे पहले जमाने में लोग क्या करते थे कि जो होता है ना, जो छोटा छोटा कीड़ा होता है जो लाइट जलता है, झींगा जिसको बोलते हैं, है ना, उसको एक बोतल में बंद करके कहीं आना जाना होता तो ले जाते थे, है ना, वो एक विस्प कहलाता है। जैसे कई बार होता था कि जंगलों में होता था, या जंगलों में आप समझते हैं कि जब मीथेन गैस होती है ना, और जब मीथेन गैस क्या ऑटोमेटिकली जलता है और पर्यावरण में भी बहुत मात्रा में होता है, तब ये मीथेन गैस जब ऑटोमेटिकली जलती थी, ऑटोमेटिकली बर्न हो गया, बर्न करता था तो एक लाइट फेंकता था, लाइट फेंकता था। तो जब रात बिरात में लोग चलते थे और ये मीथेन गैस का उत्सर्जन जब लाइट फेंकता था, लोगों को लगता था कि भगवान जी आ गए, है ना, कुछ मतलब जादू हो रहा है, कुछ फोल्कलोर हो रहा है ना, कुछ फोल्कलोर, कुछ जादू हो रहा है, भगवान उतर रहे हैं, कोई भूत पिचास आ गया है। ऐसा उन लोग के दिमाग में विल आता था, कि इच्छा आता था कि विल ऑफ द विस्प, मतलब कुछ ऐसा जादू हो रहा है लाइट को देख के उन लोग को लगता था विल ऑफ द विस्प, मतलब, लेकिन वो कोई जादू नहीं था, वो प्रैक्टिकल चीज था, है ना। तो एन अनरियलिस्टिक अनअटेबल गोल इसका मतलब होता है कि अनरियलिस्टिक चीज आप भी बोल सकते हो, ठीक है। रिफर्स टू मिस्टीरियस लाइट और फ्लेम्स। समझे, जैसे आसमान में क्या होता है, बिजली कड़की या तारे टूटते तो लोगों को लगता है कि भगवान जी ऐसा कुछ हो रहा है, भगवान दर्शन दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल ऑफ द विस्प सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या एक मिस्टीरियस थी। ठीक है, व्हाइट एलिफेंट। थाईलैंड में एक चीज है, थाईलैंड में, वहां पर क्या होता था गिफ्ट देने का पैटर्न, और गिफ्ट में भी क्या महंगा महंगा। तो वहां पर क्या होता था, सफेद हाथी बहुत ज्यादा पाए जाते थे, इसलिए लोग क्या करते थे, सफेद हाथी भी गिफ्ट कर देते थे। लेकिन क्या होता था, इनका मैनेजमेंट बहुत खर्चा होता था, मैनेजमेंट बहुत खर्चीला होता है मैनेजमेंट। सफेद हाथी को पालना बहुत खर्चा पड़ता था, क्योंकि सफेद हाथी को धोना भी पड़ता है, भाई बार बार धोना पड़ेगा, गंदा हो जाएगा तो ज्यादा धोना पड़ेगा। एक्चुअली सफेद है क्योंकि सफेदी बना के रखना है, तब तो लोग पसंद करेंगे। तो व्हाइट एलिफेंट क्या था, एक खर्चीला चीज हो जाता था उन लोगों के लिए। ठीक है, तो ये है समथिंग दैट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पस, कोई पर्पस नहीं है ना। आप एलिफेंट पर भी किसी को नहीं चढ़ाओगे कि ये सोच के कि ये गंदा ना हो जाए, है ना। सफेद कपड़ों में ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। चलिए ठीक है ना, देखते हैं। लाइक ऑयल एंड वाटर। देखिए ऑयल और वाटर दोनों आपस में कभी नहीं मिलते, मतलब यार दिखाने की कोशिश की गई कि दो आदमी कभी एक दूसरे से समान नहीं हो सकते, टू पीपल विल बी डिफरेंट। ठीक है, ये केक वाक मैं आपको पिक्चर के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एक पिक्चर दिख रहे होंगे, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये लोग साउथ अफ्रीका के लोग हैं, ब्लैकिश लोग हैं ना, साउथ अफ्रीकन ही लोग, अफ्रीकन है एक तरह से बोल सकते हैं, अफ्रीकन। पहले क्या होता था, आप जानते हो कि अमेरिकन व्हाइट होते हैं और अफ्रीकन ब्लैक होते हैं, दोनों के बीच में अभी भी रंग भेद की नहीं चाहिए, लड़ते रहते हैं दोनों इस चीज को लेके, रंग को लेके। तो अमेरिकन लोग क्या करते थे, बहुत सारे ब्लैक को पकड़ के जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया, लेकिन जेल में वो लोग पालन, इसलिए उन लोगों को लेके खेलकूद की व्यवस्था भी वो लोग करते थे, खेलकूद की व्यवस्था करते थे। वो क्या होता था कि उनको बोला जाता था कि एक प्राइज वाक वो लोग रखता था, प्राइज वाक मतलब लोगों को चलने बोलता था, जैसा इस तरह लोगों को चलने बोलता था तरह तरह से, है ना। और जो अच्छा चलता था, जो बेहतर चलता था, उसके लिए कुछ प्राइज रखा जाता था, और वो प्राइज में क्या गिफ्ट प्राइज रखा जाता था, और प्राइज में क्या केक दिया जाता था, प्राइज में क्या दिया जाता था, केक दिया जाता था। तो वक्त रहते इसको बोला गया केक वाक, यानी एक गेम की तरह इसको लिया गया। लेकिन बाद में जब कोई इस तरह नॉर्मल जिंदगी में चलता था ना, जब कोई अपना नॉर्मल जिंदगी में सब तरह के चलता था, तो उसको लोग मजाक में बोलते थे कि यार तुम ये केक वाला वाक क्यों कर रहे हो, ये केक वाक क्यों कर रहे हो, केक वाक दैट इज इजी वर्क, इजी वाक। अरे यहाँ जेल के अंदर सभी इजी वाक ही कर रहे हैं ना, बस तरीका थोड़ा थोड़ा चलने का दिखा रहे हैं ऐसे वैसे। तो केक वाक दैट इज इजी वाक। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, है ना। इजी विक्ट्री भी बोल सकते हो, क्योंकि प्राइज वाक था, केक वाक था, कि केक गिफ्ट में मिल रहा था, जो अच्छा चल रहा था तो उसको विक्ट्री हो रहा था, इजी विक्ट्री था केक वाक।
तो आप ध्यान रखें। आज की वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।